नमस्कार, आदाब। रेडमैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। दिन भर के जंग की अपडेट लेकर मैं हाजिर हूं। पहले छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपने मेन प्रोग्राम पे आएंगे। मेन जो टॉपिक है आज का कि क्या यूएस एम्फीवियस लैंडिंग करने वाला है, क्या यूएस मरीन्स और आईआरजीसी की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं पासदारान की, उनका आमना सामना होगा, क्यों होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो कुछ इंडिविजुअल न्यूज़ आइटम्स हैं जो पिछले 2 दिनों में हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ट्रंप ने ये कहा था कि वो 48 घंटे की मोहलत ईरान को दे रहा है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो उसको क्लियर ना किया जाए तो वो ईरान के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बमबारी करेगा। वो धमकी बड़ी क्लियर आई थी। उस धमकी के बाद ईरान ने कहा था कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, फिर हम पर्शियन गल्फ़ और पर्शियन गल्फ़ के जो कंट्रीज़ हैं और इज़राइल हैं उसके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी साथ ही साथ जो डिसैलिनेशन और इस तरह के प्लांट्स हैं उन पे हम हमला करेंगे। और ये क्लियर वार्निंग जो है दे दी गई। एक लिस्ट भी थमा दी गई कि अमुक अमुक देशों में अमुक अमुक चीज़ों पे हम जो है वो हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, एक अपने बयान में कह दिया है कि हमारी ईरान के साथ बातचीत हो रही है और बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है और हमने इसलिए 5 दिन के लिए ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक जो है वो पोस्टपोन कर दिया। ईरान ने इसको खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि कोई भी प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। हमारा चीज़ बड़ा क्लियर है कि हमने जो ऑलरेडी अपने डिमांड्स जो बता दिए हैं वो जब तक पूरे नहीं हो जाते युद्ध जो है वो चलता रहेगा। जाहिर है, मैंने पहले भी आपसे ये कहा है। अब वली नसर जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ़ एडवाइज़र थे ईरान पे, उन्होंने भी अब ये बात जो है दोहराई है। आज एक इंटरव्यू वो दे रहे थे डेमोक्रेसी नाउ को, कल रेदर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ मच लॉन्गर वॉर देन द यूएस एंड इज़राइल एंटिसिपेटेड। यूएस और इज़राइल ने जो सोचा था उससे बहुत लंबी जंग के लिए ईरान जो है तैयार है। साथ ही साथ कहते हैं द लॉन्गर दिस वॉर गोज़ ऑन द मोर ईरान इज़ बिल्डिंग लेवरेज। जितना ये जंग खिंचता जाएगा उतना ईरान को लेवरेज मिलता जाएगा, यानी ईरान के जो हाथ है वो और मजबूत होते जाएंगे। एंड मोर द स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन ऑफ इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स अपीयर टू बी फॉलिंग शॉर्ट। और स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन जो इजराइल और अमेरिका का था उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जो तेल के दाम हैं जाहिर है वो हर जगह बढ़ रहे हैं, उसको लेके खलबली मची हुई है। इनफैक्ट दैट इज़ वाई द फोकस इज़ एंटायरली शिफ्टेड टू लिफ्टिंग द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है। सऊदी अरामको ने अपने बायर्स को ये कह दिया है कि अब अप्रैल महीने से जो अभी बाइंग आपकी होगी वो सिर्फ अरब लाइट जो क्रूड है, याद रखें पहले भी मैंने इसके बारे में बताया आपको, जिस क्रूड में सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है उसको हेवी क्रूड कहा जाता है, जिसमें कम होता है उसको लाइट क्रूड कहा जाता है। लाइट भी कहते हैं, स्वीट भी कहते हैं। तो ज़्यादा जो हेवी क्रूड है वो गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ से निकलता है, सऊदी अरब का भी, और रेड सी से वो लाइट क्रूड निकालते हैं। तो अब उन्होंने अपने बायर्स को कहा है कि यम्बू पोर्ट से वो उसको कर पाएंगे, उसके बग़ैर करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, ये जो तेल के दाम हैं ऑलरेडी तो बढ़े हुए हैं ही, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि तेल के प्राइसेस जो हैं फ्यूचर्स से डिसाइड हो रहे हैं। यानी अभी जो आप तेल के प्राइसेस देख रहे हैं वो उस सेंटिमेंट्स पे हैं जो आज से 3 हफ्ते पहले ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो तो तेल निकल गई थी उनके हिसाब से है। अब जो तेल अभी पिछले 3 हफ्ते से नहीं निकल रही है उसके असर जो हैं, ये अभी जो आप फ्लक्चुएशन जो हाई देख रहे हैं वो तो सिर्फ इन एंटिसिपेशन है। अभी तो एक्चुअली में तेल की कमी हुई ही नहीं है, क्योंकि तेल की कमी तो होगी 3 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी जो 3 हफ्ते पहले टैंकर्स निकले थे वो अब पहुँचे हैं अपने अपने जगहों पर। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट्स में देखिए पुट कॉल रेशियो हमेशा देखना होता है। यानी कुछ लोग जो मार्केट में ये गेस कर रहे हैं, जिसको हम पुट कहते हैं, उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तेल का सप्लाई जो है बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, तो उस हिसाब से वो मार्केट में उनको वो पुट कर रहे हैं। यानी वो उस होप में, उस सेंटिमेंट में उनको ये लग रहा है
कि आइंदा तेल के दाम जो है ठीक होंगे, इसलिए अभी तेल के दाम जो हैं उतने नहीं बढ़े हैं जितने ऑलरेडी बढ़ जाने चाहिए थे। कॉल उसको कहते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, वो आगे उनको समझ में आ जाता है कि इसकी जो प्राइसेस होंगे वो गड़बड़ होने वाली हैं, ये जो सप्लाई है रेगुलराइज नहीं होगा, तो वो जो है वो खींचते हैं, उसको कॉल कहते हैं। तो ये पुट कॉल रेशियो हमेशा देखा जाता है। कॉल रेशियो जैसे पुट से बढ़ेगी मार्केट जो है उसमें तेल के दाम एकाएक स्पाइक करने लगेंगे। तो वो नौबत चूँकि आने वाली है, ट्रंप इसलिए डेस्परेट हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की जो बात कर रहे थे कि हाँ भाई हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आप ट्वीट्स वगैरह देख सकते हैं, तमाम जगहों पे लोग अब ये बोलने लगे हैं कि गैस के प्राइसेस, यहाँ फिर से मैं दोहरा दूँ, अमेरिका और कनाडा में गैस कहते हैं पेट्रोल को, गैसोलीन को गैस कहा जाता है। तो जब मैं ये कहूँ कि गैस प्राइसेस, तो इसका मतलब है पेट्रोल प्राइसेस, मैं उनके मद्देनज़र ये बात कह रहा हूँ। वो हो रही है। इनफैक्ट रॉयटर्स ने एक आज कल रात इनफैक्ट बड़ी तवील रिपोर्ट एक छापी है कि लोगों को यानी देशों को पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं और कंजम्पशन पे भी कट करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल इसका इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे आपको दिखेगा, क्योंकि पहले जो कट है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन पे हो रही है लोगों, ताकि लोगों को डायरेक्ट जो है वो दुख जो है वो ना पहुंचे। अभी आपने देखा इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए जो तेल का रेट है वो भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। पेट्रोल पंप पे दाम नहीं बढ़े हैं, चुनाव होने वाले हैं 5 स्टेट्स में, तो जाहिर है कि तब तक के लिए रुके रहेंगे, उसके बाद जो होना होगा वो होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। इसी दरमियान आपने देखा 2 मिसाइल के बड़े हमले जो है ईरान ने किए इजराइल के ऊपर, एक डिमोना में, और डिमोना के अलावा जो साउथ में अरद उनका एक शहर है, उन पे हमले हुए हैं। उन हमलों से ये उनको रोकने में बिल्कुल जो है वो नाकाम रहा है इजराइल। जैसा मैंने कहा, वॉलीज़ अब छोटी होती हैं, दिन भर में अब ईरान जो है 5 या 10 या 8 मिसाइल्स मारता है और उसमें से आधे जो हैं वो बिल्कुल जाके लग जाते हैं। तो अब ये रैशनिंग का फेज इजराइल का आ गया है, जिसमें उनको डिसाइड करना है कि किन शहरों की रक्षा करें और किन शहरों की रक्षा नहीं करें। जहाँ तक ये ऑयल वाला सवाल है, इसमें अभी भी ये चीज़ है कि ग्लोबल कोalition की बात तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन कोalition अभी भी मिलिटरली ये करने को राज़ी नहीं है। उधर ईरानियन गवर्नमेंट ये कर रही है कि 20 अलग देशों से उनकी बातचीत हुई है और कह रहे हैं कि उनके शर्तों पे ये देश, इनके जो तेल हैं वो वहाँ से निकालने दिए जाएंगे। ये शर्त क्या है? शर्त ये इसमें बहुत सारी हैं। युआन में आप उसको ट्रेड करेंगे, ईरान को आप फ़ी देंगे, ईरानियन कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस का फ़ी देंगे। इस तरह की 2-4 चीज़ें वहाँ पर की जा रही है, जिसके कारण से ये जो देश हैं वो ईरान से निगोशिएट कर रहे हैं। और अभी भी हालांकि जॉइंट लेटर अमेरिका के साथ लिखा है, लेकिन अपनी मिलिट्री फोर्स कमिट करने को तैयार नहीं है। एक और रेदर 2 बड़े और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। अव्वल तो एक जो रिपोर्ट है वो हफिंगटन पोस्ट ने जारी की और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये कहती है कि डू नॉट वांट टू डाई फॉर इजराइल, डाउट्स अबाउट ट्रम्प्स ईरान स्ट्रेटजी स्प्रेड अमंग ट्रूप्स। अमेरिकी ट्रूप्स में ये खलबली मच गई है। अमेरिकी ट्रूप्स अब ये कहने लगे हैं कि हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। हालांकि मैं यहाँ पे बता दूँ, हफिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि कोई भी ये लार्ज स्केल गदर नहीं है। अभी ये ना समझें कि कोई गदर जो है वो अमेरिकी आर्मी में हो गया है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि लोग ये चीज़ बोलने लगे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सीरियस इशू जो है वो अमेरिका के लिए हो सकता है। इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि इंटरव्यूज़ विद एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स, रिजर्विस्ट एंड एडवोकेसी ग्रुप फोकस्ड ऑन सर्विस मेंबर्स फाउंड सम यूएस ट्रूप्स हु आर कॉट अप इन अ वॉर आर रिपोर्टिंग वनरेबिलिटी, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिसइल्यूजनमेंट टू द डिग्री दैट दे मे लीव द मिलिट्री। वो ये इसको छोड़ देंगे, ये इस रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ कही गई है। हालांकि मैं फिर भी आपको आगाह कर दूं, ये नहीं कह रहा है कि गदर हो गई है, ये कह रहे हैं कि लोग इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सोल्जर सब आके ये बोलने लगे हैं कि हम इजराइल के लिए मरना नहीं चाहते। आज से मुझे नहीं लगता कि साल भर पहले ये पॉसिबल था कि अमेरिका में कोई सैनिक ये बात आके बोलता। अच्छा, ये जो नैरेटिव का वॉरफेयर है वो ईरान भी अपने तरीके से लड़ रहा है। अभी देखें, जो कल उसने मिसाइल मारी है, उस मिसाइल पे उसने तस्वीर और मैसेज दिया है। आपको याद होगा
एक यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एरॉन बुशनेल, यानी आर्मी से थे। उन्होंने आत्मदाह कर लिया था गज़ा में वॉर के विरोध में, और उसको अमेरिकन मीडिया ने बहुत दबाया उस न्यूज़ को। अब मिसाइल पे उनकी तस्वीर और उनके मैसेजेस लिख के उन मिसाइल से इजराइल पे हमला किया। यानी एक नैरेटिव बिल्डिंग यहाँ भी हो रही है कि अमेरिका के लोगों तक पहुँच रही है वो नैरेटिव कि भैया इजराइल के युद्ध में तुमको बार बार जान देनी पड़ती है, तुम यहूदी लॉबी के कब्ज़े में तुम्हारा देश है। तो और ये जो सो कॉल्ड अमेरिका फ़र्स्ट कहने वाला जो राष्ट्रपति था वो इजराइल फ़र्स्ट की बात कर रहा है। तो ये नैरेटिव, इसका असर होने लगा। पहले लोग कहते थे इन चीज़ों का अमेरिका पे असर नहीं होता, अब उसके असरात जो हैं वो देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी स्टोरी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने की है, जिसमें कि उन्होंने कबूला है कि ये जनवरी महीने में जो रॉयट्स, जो दंगे ईरान में हुए थे, जिसको सो कॉल्ड प्रोटेस्ट कहा गया था, वो उसमें इंटेलिजेंस का हाथ था, इजरायली इंटेलिजेंस का। पूरी लंबी रिपोर्ट है, आप उसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। हेडलाइन है, इजराइल थॉट इट कुड स्पर रेबेलियन इनसाइड ईरान, दैट हैज़ नॉट हैपन। इजराइल को लगा था कि ईरान के अंदर वो गदर करवा लेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो ये बोलती है कि इजराइल ने कन्विंस किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम गदर करा के और जनवरी में ये कर लेंगे। जब वो नहीं हुआ तो फिर अभी दोबारा कन्विंस किया कि आप बस हमला करना शुरू कीजिए, हम लीडर्स को मारेंगे और गदर शुरू हो जाएगा, और फिर हम 2-3 दिन में ये सारा जो है तख्ता पलट कर देंगे। अब वो नहीं हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से डील करें। इज़राइल की जो चैनल 13 है उसने भी इसी हिसाब से रिपोर्ट किया है। उनका रिपोर्ट ये कहता है कि इज़राइल एंड द यूएस असेस दैट द वॉर गोल्स आर अनरियलिस्टिक। यूएस और इज़राइल अब ये कह रहे हैं कि इस वॉर के जो गोल्स थे, जो मंजिल थी, वो अब अचीव होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उनके गोल्स क्या थे? उनके गोल्स ये थे कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम तख्ता पलट कर देंगे, हम मिसाइल जो है उसको तबाह कर देंगे। वो सब नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि दैट्स वाई अब गोल शिफ्ट हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी तरह से खोला जाए। यानी वॉर ना होने के वॉर अगर नहीं होता तो जो चीज़ नहीं होती, अब वो गोल बन गया है। इसी को डिजास्टर कहते हैं। तो अब जब ये गोल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए, तो उसके लिए क्या तैयारियां हो रही है आप सबको पता है। मेरीन्स, जो मरीन्स हैं यूएस के, वो भेजे जा रहे हैं, एम्फीबियस लैंडिंग शिप्स वगैरह भेजी जा रही हैं, और उसको लेके कुछ चीज़ें जो हैं अभी नज़र आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस पर बातचीत की है, लेकिन हम आपके पास कुछ डिटेल्स जो हैं वो लेके आए हैं इसके बारे में। देखिए, एम्फीबियस जो ये लैंडिंग करते हैं उनको एम्फीबियस रेडीनेस ग्रुप भी कहते हैं। उसमें 3 जहाज़, जिसमें टोटल 2200 मरीन, एक जहाज़ जो इनकी एम्फीबियस लैंडिंग की होती है उसमें होते तो लोग ज़्यादा हैं, 1500 के आसपास होते हैं, लेकिन जो उसमें लड़ने वाली जो उसमें संख्या है वो 800 होती है। बाकी लोग सपोर्ट स्टाफ होते हैं। तो वो 3 शिप्स जो हैं वो जापान से यहाँ कॉल की गई है। वो इस हफ्ते मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बुधवार तक, बुध के रात तक वो अरेबियन सी के पास पहुंच जानी चाहिए। अरेबियन सी का मतलब ये नहीं है कि वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में एंटर करेंगे। तो इसमें टोटल 3 शिप्स मिला के 800 × 3 यानी करीब 21-2200 मरीन्स इधर से आ रही हैं। जो एक दूसरा एम्फीबियस रेडनेस ग्रुप है वो सैन डिएगो से चलाया गया है, उसको 3 हफ्ते तकरीबन लगेंगे। यानी अब तकरीबन उसको लग जाएंगे 20 दिन, 20 दिन से कम, करीब 18 दिन लगेंगे उसको इस इलाके में पहुंचने के लिए। उसमें भी करीब 800 ट्रूप हैं, तो ये टोटल करीब 3000 ट्रूप, फाइटिंग ट्रूप्स यहाँ पे आ रही है। ये जो एम्फीबियस लैंडिंग करते हैं, आपको पता ही है, ये शिप से लैंडिंग करते हैं और ये होल्ड करते हैं। ये जो ट्रूप्स होती हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि 1 हफ्ते तक ये चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, और 1 हफ्ते तक का इनका राशन पानी तमाम चीज़ इनके जहाज़ में होता है। 1 हफ्ते के अंदर लेकिन इनको रेगुलर ट्रूप्स को इनको रिलीव करना पड़ता है। रेगुलर ट्रूप्स अगर इनको रिलीव नहीं करेंगी तो ये 1 हफ्ते के बाद सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब याद रखें कि आपने जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज देखा है, उसमें जो खर्ग आइलैंड है जहाँ की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें पूरा का पूरा इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी क्रॉस करना पड़ेगा पर्शियन गल्फ में। वहाँ पे शिप से ले जाएंगे तो जाहिर है इन पे वहाँ भी हमले होंगे, ये इतना आसान नहीं है। लैंड से ये अगर यूएई से आना चाहेंगे तो खुद तो आ जाएंगे, लेकिन फिर एम्फीबियस लैंडिंग शिप नहीं होगी, तो ये इनको उधर से ही जाना पड़ेगा। या तो कम सोल्जर्स के साथ ये शिप को भेजें, या रसल खैमा के थ्रू ये सोल्जर्स को भेजें, तो उन जगहों को भी ठिकाना बनाया जाएगा। तो ये
इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही उससे निकलेंगे तो आर्टिलरी के रेंज में होंगे, ड्रोन के रेंज में होंगे, मिसाइल के रेंज में होंगे, अंडर वाटर ड्रोन के रेंज में होंगे, तमाम उनके रेंज में ये होंगे। अच्छा, मैंने क्यों कहा कि ये ज़मीन से नहीं जा सकते, क्योंकि शिप जो है अपने आप में वो एम्फीबियस लैंडिंग शिप में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनका सपोर्ट सिस्टम होता है। अब ये इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका एविएशन कंपोनेंट, कुछ इसमें F-38B फाइटर जेट्स हैं जो होंगे, वो यहाँ इस पे नहीं होंगे, वो एयरक्राफ्ट कैरियर से आएंगे। AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स हैं जो इनमें होती हैं। उसके अलावा UH-1Y वेनम हेलीकॉप्टर्स हैं, CH-53 सुपर स्टैलियन हेलीकॉप्टर्स, MB-22B ऑस्प्री टिल्ट रोटेटर एयरक्राफ्ट, इस तरह के कई हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिससे ये सपोर्ट का इसमें काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि टोटल तकरीबन 3,000 से 4,000 के बीच मरीन्स होंगे जो सारे यहाँ पे आएंगे। ईरान इतना बड़ा है कि उसके लिए ये नंबर्स जो हैं बहुत छोटे हैं। अगर ये खरग आइलैंड पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना होगा। पिछले हफ्ते जब ये र्यूमर उड़ा कि ये अमेरिका जो है वो खरग आइलैंड पे लैंड करने वाला है, ईरान से जो पीपल्स मिलिशिया है उसके इतने लोगों ने टिकट कटा ली प्लेन की कि प्लेन के टिकट ख़त्म हो गए वहाँ पहुँचने के लिए कि चलो भाई हम आ रहे हैं। तो उसकी तैयारी ईरान की तरफ से पूरी है। ईरान को कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेंगे आए, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जितनी नज़दीक रहोगे उतने ज़्यादा मारे जाओगे, दूर से मारना मुश्किल होता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर्स भी इनको चाहिए होंगे, अगर उसको एकॉस्ट करे तो उनको कई हफ्ते लगेंगे, अगर वो यहाँ पे पहुँचेंगे तब। मतलब इसमें पे अगर भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि अगर ईरान को ये लगता है कि जंग और फ्लेयर अप करने वाली है तो ये अगर मेडिटेरेनियन से एंटर करके जब जैसे ही रेड सी को क्रॉस कर रहे होंगे तो वहीं पे हुतीज़ इन पे हमला करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है। दूसरा ये कि तेल का जो सप्लाई है, अभी इन्होंने स्ट्रेटजिक रिज़र्व वगैरह खोले हैं, तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन याद रखें कि पर डे 15 मिलियन बैरल तेल जो है वो कम जा रहा है मार्केट में। अगर ये अपना स्ट्रेटजिक रिज़र्व खोलते हैं, 100 मिलियन बैरल खोल भी रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एकाएक 100 मिलियन बैरल चला गया। पंपिंग रेट से ये होता है कि अमेरिका कितना स्ट्रेटजिक रिज़र्व से डेली पंप कर सकता है, वो मैक्सिमम 2 मिलियन बैरल है। सऊदी अरब पाइपलाइन के थ्रू रेड सी से 4 मिलियन मैक्सिमम कर सकता है, तो तकरीबन 6 मिलियन, यानी 15 में से 6 तो यानी 9 मिलियन बैरल जो है तेल सिर्फ हर दिन का शॉर्टफॉल अभी भी हो रहा है। और आप कितना भी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व खोल लें, कुछ भी कर लें, इसको आप पाट नहीं सकते हैं। दिस इज़ ओवर एंड अबव जो गैस और तमाम चीज़ें, बाकी जो चीज़ें हैं, जो LPG हैं, CNG है, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, यूरिया के कंपोनेंट्स हैं, और भी बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो आते हैं, उसकी हम तो यहाँ अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये डेस्परेशन इसलिए आपको दिख रहा है, इसीलिए ट्रंप बार बार कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि वो दिन आ गया है जब ये पुट कॉल रेशियो में जो आपका होगा उसमें कॉल जो है उसकी बढ़तरी दिखेगी और सडनली स्पाइक और तेज़ी से पेट्रोल करने लगेगा। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।